होगा, लेकिन होगा जरूर। जल्दी से आ जाइए और आज की क्लास का पहला सवाल आप सभी लोग हमारे साथ सॉल्व करिए। बताइए निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसने अपना विचार जो है वो साथियों बदल लिया था। हम सभी लोगों को याद होगा हमारे यहाँ भारत में 3 रियासतें ऐसी थी। एक तो जूनागढ़ की रियासत थी, दूसरी साथियों जम्मू कश्मीर की रियासत थी, और तीसरी रियासत जो है वो साथियों आपने पढ़ा होगा हैदराबाद की थी। इन तीनों रियासतों को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जूनागढ़ की जो रियासत थी उस रियासत ने साथियों जनमत संग्रह को एक तरीके से अपना लिया और अपना विचार जो है उसने साथियों फाइनली बदल लिया था। ये आप सभी लोगों को शायद पता होगा, आपने इसको याद भी किया होगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट से अगला सवाल। इनमें से कौन सी ऐसी साथियों राज्य है जिनसे कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री आप सभी लोग जानते हैं उत्तरी गोलार्ध से होकर के जाती है, और हमारे भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे साथियों ये गुजरती है। अगर आप 8 राज्यों को पढ़ें तो आप सभी लोगों ने इधर से लेकर सारे 8 राज्यों को एक तरीके से याद कर रखा होगा। शुरुआत गुजरात से होती है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, फिर इधर मध्य प्रदेश, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, फिर इधर की ओर बढ़ेंगे तो साथियों आप सभी लोगों को वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे साथियों ध्यान रखना आप सभी लोगों को बीच में झारखंड भी लिखना होगा, फिर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 8 राज्यों से साथियों ये गुजरती हुई दिखेगी। बताइए इनमें से कौन से राज्य से नहीं जाती? तो उत्तर प्रदेश से साथियों ये कभी नहीं गुजरती। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से कभी नहीं जाती, ये आप सभी लोग याद रखना। क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट से। अगला सवाल देखिए और अगले सवाल का क्वेश्चन का आंसर देखिए। बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस एक में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें साथियों मतलब द्विसदन मतलब होने का मतलब क्या है कि विधान परिषद उसमें नहीं है। विधान परिषद का साथियों वर्णन नहीं है, विधान परिषद का वर्णन जो है वो साथियों नहीं किया गया है। यानी ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद जो है वो साथियों नहीं है? तो हमारे भारतीय राज्यों की अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय राज्यों में आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा केवल और केवल साथियों 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद जो है वो देखने को मिलेगी। विधान परिषद जो है वो देखने को मिलेगी। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो सभी लोगों को याद होगा यूपी, उसके बगल में साथियों बिहार आपको मिल जाएगा। यूपी और बिहार को अगर आपने याद कर रखा है, फिर इसके बाद आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, और महाराष्ट्र का ठीक साथियों नीचे आप बढ़े तो कर्नाटक मिल जाएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे आपको 6 राज्य यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे भारत में किसमें नहीं है? तो यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में साथियों नहीं है, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें मतलब है सीधे के सीधे साथियों ध्यान रखना आपका उत्तर जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय संविधान सभा में संघ समिति जो है उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। जो हमारी इंडियन साथियों पॉलिटी है इसको जब आप पढ़ेंगे तो हमारे संविधान निर्माण से कई सारे सवाल आते हैं। जब संविधान निर्माण किया जा रहा था संविधान निर्माण, तो उस समय साथियों 23 छोटी और बड़ी समितियां बनाई गई थी। उनमें संघ समिति जो है साथियों ध्यान रखना उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। जो प्रांतीय समिति थी ध्यान रखना प्रांत वाली, उसके साथियों आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए थे साथियों कौन? तो प्रांतीय समिति जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे सरदार पटेल जी। याद रखना सरदार पटेल जी जो है वो प्रांतीय समिति के थे। साथियों अगर आपसे कोई पूछे राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघ समिति के अध्यक्ष थे, ये आप सभी लोगों को याद रहेगा। बोलिए अगर क्लियर है कि नहीं। चले अगले सवाल पर जल्दी से देखिए फटाफट। अगला देखिए, बताइए प्राचीन गणित की पुस्तक इनमें से गणित सार संग्रह जो है किसके द्वारा साथियों लिखी गई थी? भास्कराचार्य द्वारा, महावीराचार्य द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट ने अपनी किताब लिखी है आर्यभट्टियम, ये आप सभी लोगों को याद होगा। आर्यभट्टियम की रचना इन्होंने साथियों की है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत है जो अपने आप में आपने पढ़ा होगा साथियों, ये भी आपका समझ में आ गया। सर हमारे सामने भास्कराचार्य और महावीराचार्य हैं, जैसे ही आपने देखा तुरंत के तुरंत आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो निकल आया। कौन भैया?
बी ऑप्शन में दिए गए महावीराचार्य। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका उत्तर जो है वो कुछ और लगा लिया। गणित सार संग्रह जो है ये साथियों महावीराचार्य जी की किताब थी। बहुत सारे बच्चों ने ए ऑप्शन लगा लिया। कैसे लगाया? ए फॉर आयुष पागल। अरे कैसे 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 पागल किसी को कह देते हो? ऐसे कैसे किसी को पागल कह सकते हो आप, है ना? देख रहे हो सर, ये पागल हमको कह रहा है ना? पागल कह रहे हो? बताइए जल्दी से, कोई किसी को पागल वागल मत बनाइए भैया, पढ़ लीजिए, है ना? यह क्लास आपके पढ़ने के लिए बुलाई गई है, ना कि किसी को पागल इत्यादि कुछ बोलने के लिए, है ना? जल्दी से बताइए फटाफट से, किया कुछ? हाँ जल्दी से बताइए फटाफट। वाह जी वाह। लीलावती बुक है भास्कराचार्य जी की, बहुत ही शानदार। तो यहां पर आपने सभी ने पढ़ा, महावीराचार्य आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। गणित सार संग्रह की इन्होंने ही साथियों रचना की है। जल्दी से बताइए फटाफट, और बहुत ही शानदार से साथियों आपके सामने सवाल होंगे। एक चीज मैं आप सभी लोगों से बार बार कहता हूं कि आप कोशिश करिए कि आप सभी लोग चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करें। एक पॉलिटी का और बढ़िया सुंदर सा सवाल है, जल्दी से करने की कोशिश करिए फटाफट से। जस्ट अ मिनट, फटाफट एक एक सवाल को आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। जल्दी से बताइए फटाक से, है ना? ये फटाफट से, माफी चाहूंगा थोड़ा सा देरी के लिए, जल्दी से बताइए। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का जो मूल दस्तावेज है उसको इनमें से किसके हाथों द्वारा साफ साफ लिखा गया था? बाबा साहब अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के, साथियों ध्यान रखना, अध्यक्ष बनाए गए थे। तो प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे 29 अगस्त को साथियों। इनको 1945 में क्या बनाया गया? 1947 में साथियों ध्यान रखना अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू होंगे नहीं, प्रेम बहादुर जो नायजादा थे, प्रेम बिहारी साथियों ध्यान रखना नारायण रायजादा, उन्होंने मूल दस्तावेज जो है वो साथियों इसके लिखे थे। क्लियर है? अगले सवाल पर हम चलेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को बताना है जल्दी से शानदार से सवाल, बहुत ही शानदार। जल्दी से आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन है आपके सामने, दुखी भारत नामक किताब इनमें से किसकी रचना है? साथियों जल्दी से बताइए, दुखी भारत नामक किताब जो है इनमें से किसकी रचना है? आप सभी को बताना है। दुखी भारत जो है वो साथियों आपको बताना है किसकी। साथियों इसी को कहते हैं अनहैप्पी इंडिया या दुखी भारत। लाला लाजपत राय ने ही साथियों अनहैप्पी इंडिया या दुखी भारत नामक किताब लिखी है। अरविंदो घोष ने साथियों एक किताब लिखी है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। बहुत पूछी जाती है लाइफ डिवाइन किसकी रचना? इन्हीं की है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ की रचना की है, और आनंद मठ को आप सभी लोग जानते हैं, इसी से हमने अपने देश का वंदे मातरम जो है वो भी साथियों लिया था। तो वंदे मातरम कहां से लिया? यहीं से साथियों, आप सभी लोगों को याद रहेगा, लिया गया था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला सवाल देखिए और फटाक से उत्तर बताइए। बताइए इनमें से रियाल जो है ये किस देश की साथियों शासकीय मुद्रा कही जाती है? तुर्की की, यमन की, साथियों इराक की, अजरबैजान की?
आप सभी लोगों को बताना है रियाल इनमें से किसकी मुद्रा है। वैसे आपने सुना होगा कई साथियों अफ्रीकी देशों की मुद्रा रियाल है, जिनमें सऊदी अरब जैसे देश जो हैं वो भी आते हैं। साथियों जल्दी से बताइए फटाफट किसकी मुद्रा है। तो गुरुजी हम कहेंगे जो तुर्की मुद्रा होती है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यानी ए ऑप्शन जिनका जिनका आ रहा था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से देखिए, बहुत ही शानदार। कुछ बच्चों ने सर भूख लग रही है। नहीं नहीं बेटा, हाँ बहुत ही शानदार। देख रहे हो विनोद, जरा देखिए। जल्दी से बताइए फटाफट, मैं देख रहा था अभी तुरंत के तुरंत। बताइए इनमें से रियाल, जरा देखिए, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। वाह जी वाह, सऊदी अरब की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है गुरुजी? सऊदी अरब की मुद्रा है। गुरुजी और किस देश की मुद्रा है? ईरान की मुद्रा है। गुरुजी और किसकी मुद्रा है? तो हमारे ओमान देश में जाओगे तो वहां पर भी रियाल ही चलता है। साथियों इसी के तरीके से आप और बाकी जैसे देश हैं, आपने पढ़ा होगा यमन इत्यादि, उनकी भी मुद्रा जो है वो साथियों आपको मिल जाएगी। साथियों अगर तुर्की की हम बात करें, तुर्की की मुद्रा जो है वो साथियों आपको लीरा करके है, ये आपको याद रहेगी, अस्ताना राजधानी। तो गुरुजी आपके सामने एक ऑप्शन यमन दिख रहा होगा, बी ऑप्शन। गुरुजी यहाँ की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। जल्दी से बताइए फटाफट से, आप सभी लोगों को बताना है। गुरुजी इसकी मुद्रा क्या है? तो यमन जब आप देखोगे बी ऑप्शन में तो आपको सभी को यमन की मुद्रा भी रियाल मिल जाएगी। ये लिख लीजिएगा, रमन की मुद्रा भी रियाल मिल जाएगी। गुरुजी इराक की मुद्रा कौन सी है? अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर जो है वो सर सी ऑप्शन भी लगाया। अरे यमन जो है यहाँ की मुद्रा भी रियाल ही है, याद रखना आप सभी लोग। क्लियर है? तो बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। सर जी एक शायरी हो जाए, शायरी बाद में, पहले सवाल कर लेते हैं ना। ऐसे सवालों को पेपर में आप सभी लोग अच्छे से नोट करिएगा। बताइए दिलवाड़ा के जैन मंदिर इनमें से कहां पर पाए जाते हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू पर्वत जब आप देखेंगे, माउंट आबू पर्वत जब आप देखेंगे तो यहां पर साथियों आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। राजस्थान के सिरोही जिले में आपको मिलेंगे। कहां पर है सर? राजस्थान के सिरोही जिले में आपको मिल जाएंगे, सिरोही जिले में। और मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछे इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण साथियों चालुक्य वंश के सामंत विमल द्वारा करवाया गया। ये आप सभी लोग याद रखना। तो विमल द्वारा साथियों ध्यान रखना, इसका निर्माण जो है वो कराया गया। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार से सवाल है और बहुत अच्छे से इनको प्रॉपर सॉल्व करते चलिएगा। बताइए इनमें से साथियों बिहू किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार कहा जाता है? बिहू साथियों हमने पढ़ा होगा ये 3 प्रकार से मुख्य रूप से मनाया जाता है। बिहू फसल कुटाई के उत्सव पर भी साथियों असम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है और साथ में एक नृत्य भी है। तो आप असम को लगाएंगे तुरंत के तुरंत बिहू आपको याद हो जाएगा। असम में भारत के एक शास्त्रीय नृत्य भी किया जाता है और वो नृत्य जो है वो सत्रिया नृत्य कहा जाता है, जो अपने आप में एक शास्त्रीय परंपरा पर चलता है। लगा लीजिएगा अगला सवाल। बताइए साल्ट सिटी के नाम से किस राज्य को जानते हैं? साल्ट सिटी के नाम से किसको जानते हैं? साथ में आयोडीन उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आयोडीन साथियों स्टेट पूछ ले या आयोडीन सिटी के नाम से पूछ दे, किसको जानते हैं? तो आप सभी लोग साथियों इसका उत्तर केवल गुजरात दीजिएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, गांधी जी ने जब दांडी मार्च निकाला था तो दांडी में गांधी जी ने साथियों नमक का निर्माण किया था और 1930 के वर्ष में आप सभी लोग जानते हैं इसी के बाद नमक सत्याग्रह जो है वो शुरू हो गया था। याद रखना इसके पीछे का एक रीजन था क्योंकि गुजरात के साथियों इस दांडी क्षेत्र में इन्होंने नमक बना लिया था। क्लियर है? तो आप सभी लोग याद रखना आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, जल्दी से बताइए फटाफट, भारत रत्न से सम्मानित पहली विभूति इनमें से कौन थे? देखो भारत रत्न जो है
इसको कब प्रारंभ किया गया? तो इसे प्रारंभ किया गया था 1954 में। जब पहली बार दिया गया साथियों, किसको किसको दिया गया? तो हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, इसके बाद रमन को दिया गया था और साथ में सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया था। तो ये आप सभी लोग नोट कर लेना। बताइए भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अब तक कितने लोगों को दिया गया है? अब तक कितने लोगों को दिया गया है? बताइए भारत रत्न जो पुरस्कार होता है उसमें किस पत्ते का डिजाइन बना होता है? तो पत्ते का डिजाइन भी बता दीजिए। गुरुजी भारत रत्न जो दिया जाता है वो दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत, जिसमें उपाधियों के अंत का बात जो है वो बताई गई है। साथियों भारत रत्न अब तक कुल 53 लोगों को दिए जा चुके हैं। और अगर पूछे बताइए भारत रत्न किस पत्ते पर डिजाइन, तो पीपल के पत्ते का डिजाइन, पीपल के पत्ते का साथियों डिजाइन। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध इनमें से किससे है? आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? देखो आप सभी लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 को पढ़ लीजिए, पेपर में खूब पूछा जाता है। आर्टिकल 18 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 19 पढ़ लीजिए, 20 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 22 पढ़ लीजिए, इसके पहले आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 15 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 16 भी पढ़ लीजिए। ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछ देता है। अगर आपको आर्टिकल 23 और 24 नहीं याद होते हैं तो भी आप याद कर लीजिए। आर्टिकल 25 याद कर लीजिए, 26 याद कर लीजिए, 27 28 भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 29 और 30 को एक साथ याद कर लीजिए, आर्टिकल 32 याद कर लीजिए। ये वो आर्टिकल हैं जो पेपर में डायरेक्टली प्रश्न फंसा देंगे, आप क्लियर कर लीजिएगा। इसी के साथ आर्टिकल 44 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 40 पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 पढ़ लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे प्रश्न पूछा देता है। बताइए 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत से है। बताइए आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, ध्यान रखना समानता। आर्टिकल 15 में कहा गया है लिंग, जाति इत्यादि के या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में कहा गया जो लोक सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां, उनमें समान अवसर दिए जाएंगे। 17 अभी बताया अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 साथियों उपाधि का अंत, लेकिन भारत रत्न दिया जाता है और परम पद्म पुरस्कार भी दिया जाता है। उपाधि का अंत, ये आप सभी लोग याद रखना। 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, मतलब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है वो इसमें दी गई है। 20 में साथियों आप जानते हैं यदि किसी व्यक्ति को साथियों गिरफ्तार किया जाता है तो लागू कानून इत्यादि जो होते हैं उनके आधार पर ही उसको साथियों ध्यान रखना सजा दी जाती है, ना कि कोई अतिरिक्त कानून जोड़ा जाएगा। यानी कह लीजिए कि साथियों उस समय व्यक्ति को जब गिरफ्तार होता है तो उसके बारे में बताया जाता है। साथियों अगर आर्टिकल हम 21 की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं इसमें क्या दिया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 22 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है 24 घंटे में, यानी गिरफ्तारी के बाद भी साथियों उसके कुछ अधिकार होते हैं जो दिए जाने चाहिए। अनुच्छेद अगर हम 23-24 की बात करें तो ये शोषण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 25-26 में धर्म की बात की गई है, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 26 में साथियों धार्मिक प्रयोजन या आयोजन की बात की गई है कि आप स्वतंत्र हैं। 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बताया गया है कि भैया अल्पसंख्यकों के अलग अधिकार होंगे। अनुच्छेद 32 में उपचार दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे 5 रेटें जारी करेगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड के बारे में बताया गया और 51 में विदेश नीति के बारे में बताया गया है। तो ये सारे कुछ आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं आपने सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो आप सभी लोग अभी कर लीजिए। समझ में आया? जल्दी से बताइए फटाफट। हो गया आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के बारे में, वाह जी वाह। अगला सवाल देखिए, बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है उसका संबंध किससे है? अभी समझाया, हमारे यहाँ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को उसमें दिया गया है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अब आर्टिकल 300A में पहुंच गया है, जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 के बाद, अब ये कानूनी घेरे में आ गया है। तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है यानी लॉ के द्वारा साथियों एक तरीके से बन गया है। क्लियर है? अगला सवाल हम देखते हैं। बताइए भारत में हाई कोर्ट्स जो हैं, उच्च न्यायालय जो हैं, उनकी संख्या कितनी है? 25 है, 23 है, 20 है या 21 है?
अभी भारत में हाई कोर्ट जो है साथियों बताइए कितने हैं? समझ में आया? क्लियर है? जल्दी से बताइए। अगर हम भारत में बात करें तो साथियों 1861 के एक्ट के तहत जो एक्ट आया था हमारे भारत में 1862 में हमने 3 हाई कोर्ट जो है वो बनाए थे। 3 हाई कोर्ट जो है वो स्थापित किए थे। इन तीनों हाई कोर्टों को आप सभी लोग क्रम से याद कर लेना। सबसे पहले नंबर का कलकत्ता हाई कोर्ट है, ये आप सभी लोग याद रखना। दूसरे नंबर का साथियों ध्यान रखना आप सभी लोग बॉम्बे हाई कोर्ट याद रखेंगे। और तीसरे नंबर का मद्रास हाई कोर्ट जो है याद वो आप सभी लोगों को तीनों के तीनों हाई कोर्ट जो है वो याद रहेंगे। तो बताइए भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो भारत में साथियों अभी 25 हाई कोर्ट हो गए हैं, क्योंकि 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो साथियों बनाया गया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये हमारे भारत का 25वां हाई कोर्ट जो है वो साथियों बन गया था। तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे, 25वां हाई कोर्ट। बताइए केंद्र राज्य संबंध इनमें से किस अनुसूची में आता है? केंद्र राज्य संबंध इनमें से किस शेड्यूल में आता है? साथियों जल्दी से देखिए, 7वीं सूची में, 8वीं सूची में, 6वीं में या 9वीं अनुसूची में? भारत में आप सभी लोग जानते हैं 12 ऐसी सूचियां जो हैं वो साथियों एक तरीके से आपको मिलेंगी। क्लियर है? आपस में बातें नहीं, सवाल को पढ़िए और जल्दी से उत्तर दीजिए। मेरा नाम लिया तो कफन के साथ दफन कर दूंगी, ये कौन सा डायलॉग नया आया है बाजार में? है भैया पढ़ लीजिए, यहां पर कफन दफन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी हो रही है और उसमें जान लगानी है आपको। जरा देखिए, आप सभी लोग नोट डालकर लिखिएगा, फटाक से आप सभी लोगों को याद रखना है। पहली अनुसूची की बात करें तो ये हमारे राज्य और संघ के बारे में बताता है, राज्य और संघ के बारे में। दूसरी अनुसूची की बात करें तो हमारे वेतन को दिखाता है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो आप सभी लोग शपथ के बारे में लेंगे। चौथी अनुसूची के बारे में राज्यसभा से हमें पता चलता है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई है, साथियों ध्यान रखना, उसके प्रशासन से। और 6ठी अनुसूची भी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से जुड़ी है, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे साथियों आपको राज्य मिल जाएंगे। 7वीं अनुसूची संघ और राज्य के क्षेत्रों के बारे में बंटवारे के साथ जुड़ी हुई है, तो लगा लीजिए 7वीं अनुसूची जहां पर भी है आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले संघ सूची की हम बात कर लेते हैं। इसमें 100 कानून रेलवे, साथियों सेना इत्यादि से जुड़ी हुई, रक्षा इत्यादि से जुड़े हुए दिए गए हैं। साथियों फिर आते हैं राज्य सूची, जिसके पास साथियों 61 विषय हैं। और फिर ऐसी सूची जिसमें दोनों कानून बनाएंगे, समवर्ती सूची, उसमें विषयों की संख्या जो है वो अभी 52 है। तो ये आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। फटाफट याद रखिए, समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर। बताइए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां इनमें से किसमें निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियां मतलब वो ताकत जिसके तहत कानून जो है वो संघ को बनाने का अधिकार दिया गया है। बताइए राष्ट्रपति में, राज्य में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या संसद में? देखो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो संघ के पास हैं, और संघ का मतलब है केंद्र और केंद्र का मतलब है संसद। यानी हमारे देश में जैसे कोई ऐसा कानून है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, तो उस पर साथियों संघ ही कानून बनाएगा, ऐसा विधान किया गया है। तो संघ के कानून को ज्यादा महत्व जो है वो साथियों दिया जाता है। क्लियर है? बताइए हमारे देश में अभी तक भारतीय संविधान में आर्टिकल 360 का प्रयोग कितनी बार किया जा चुका है? आर्टिकल 360 की घोषणा कितने बार की गई है? बताइए जल्दी से, फटाफट से। बहुत ही शानदार, जल्दी से बताइए। आप सभी लोगों को पता है 5 बार तो कभी कोई भी आपातकाल इस तरीके का नहीं लगा, 4 बार भी नहीं लगा, 1 भी बार या कभी भी नहीं लगा। आर्टिकल 360 कभी भी नहीं लगा। अभी तक आर्टिकल 352 जो है उस पर सवाल बने हैं। तो 352 नंबर का जो आर्टिकल है वो आप सभी लोगों को याद रखना है। ये हमारे साथियों किससे जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय साथियों आपात से जुड़ा हुआ है। और राष्ट्रीय आपात की जब भी बात करते हैं तो हमको तुरंत याद आ जाता है, गुरुजी हमने इस पूरे विधान को जब जब पढ़ा है। तो नोट डालकर लिखना, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में देश में साथियों ध्यान रखना 1962 में पहली बार, 1965 में दूसरी बार, 1965 में तो लगा ही रहा, हटाया ही नहीं था 62 वाला, 1971 और 1975, यानी अब तक 3 बार हमारे देश में साथियों राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का साथियों नौबत आई थी। क्लियर है? अगले सवाल पर आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का इनमें से बताइए लिंगानुपात कितना था? गुरुजी 900 साथियों 35 था, 940 था, 945, 950।
हमने अभी आपको बताया, अगर वर्तमान की स्थिति को देखें, वर्तमान का मतलब 2023 के साथियों जनगणना डाटा को अगर आप देखें, ये जनगणना डाटा जो है ये ऑथेंटिक नहीं माना जाता, लेकिन ये प्रायोगिक जरूर सही होता है लगभग। तो इसमें साथियों ध्यान रखना, सर्वे कराया गया जनगणना का, और इस सर्वे में पता चला कि अब 1020 महिलाएं हो चुकी हैं 1000 पुरुषों पर। जो कभी 943 हुआ करता था वो अब साथियों हो चुका है कितना, 1020। यानी 2011 में हमारा 943 था, जो इनमें से किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो गुरुजी ना तो ये लगा सकते हैं ना तो ये, अब किसको लगाएं? तो हम साथियों कम वाले को लगाएंगे, ज्यादा वाले को कभी नहीं लगाएंगे। याद रखना, बाकी इनमें से सही कोई नहीं है। मैंने फिर आपको बताया गलत डाटा है, बिल्कुल गलत डाटा है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, बताइए इनमें से चलैया समिति जो है उसका संबंध किससे है? चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति चिल्लाती है मतलब साथियों किससे जुड़ी हुई है? बोलो चिल्लाती है गुरुजी, चिल्लाती है गुरुजी। चलैया समिति चिल्लाती है गुरुजी। चलैया समिति चिल्लाती है। बोलो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कि चलैया समिति क्या। फटाफट जल्दी से बताइए, फटाफट। बहुत ही शानदार। चलैया समिति किससे जुड़ी है भैया? 1991 के करीब ये बनाई गई थी चलैया समिति। ये हमारे भारत में कर सुधार के लिए जानी जाती है, कर सुधार। अब आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा तो इसमें बैंकिंग सुधार कभी नहीं लगाओगे, निर्यात से नहीं सर, हम इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार आप सभी लोगों को याद रखना होगा। अब जब किसी के तुम करों को बांट दोगे या कर दोगे ऐसा वैसा कुछ, तो साथियों ध्यान रखना फिर हो जाएगा वो खत्म। समझ में आ? अब चलैया समिति चिल्लाती है, अब चिल्लाने दीजिए, आराम से कर लेंगे। क्लियर है? अगला सवाल देखिए और बताइए जल्दी से, विश्व जनसंख्या दिवस इनमें से कब होता है? साथियों आपने पढ़ा होगा 11 जुलाई को हमारी विश्व की जनसंख्या जो है ये 5 अरब हो गई थी। 5 अरब मतलब 500 करोड़, याद रखेंगे। ये कब हुई थी? तो ये घटना है 1987 की, 1987 की। अब इसके बाद 1989 में हमने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो पहली बार साथियों घोषित कर दिया था। अब 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? गुरुजी 5 जून को हम सभी लोग साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यह भी आपको याद रखना होगा, बड़ा विवादित रहा विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी घोषणा जो है वो सरकार द्वारा साथियों 1972 में ही कर दी गई, लेकिन पहली बार इसे 1974 के वर्ष में हमने सेलिब्रेट किया था। अगला सवाल देखिए, बताइए इनमें से साथियों सिरका जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सभी लोग बताइए। सिरका, देखो सिरका का मतलब अचार, अचार का मतलब सर हमको पता है एसिटिक एसिड की वो सीसी, आराम से कर लेंगे। गुरुजी चींटी काट लेती है, कौन सा अम्ल काटती है? तो गुरुजी चींटी के काटने पर, बिच्छू के डंक मारने पर जो ये जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण। टार्ट्रिक एसिड जो होती है ये अंगूर जैसे फल जब आप देखते हो उसमें पाया जाता है। अंगूर है, इमली है, इनमें टार्ट्रिक एसिड भर भर के साथियों होता है, खट्टा कर देता है ना। जल्दी से बताइए। अगर हम बात करें साथियों, जरा बताइएगा, सवाल है निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? ऐसी कौन सी चीज है जो इस वाक्य से शुरू होती है? गुरुजी हम भारत के लोग इस वाक्य से, भारत की स्वतंत्रता कभी नहीं, नेहरू की फ्रीडम मिडनाइट नहीं, भारत का संविधान इससे जरूर शुरू होता है। और प्रस्तावना पढ़िए, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ हम भारत के लोग, आप सभी लोगों को याद रहेगा। क्लियर? अगला सवाल देखिए और फटाक से बताइए इनमें से, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा साथियों नवीनतम है? नवीनतम कौन सा है? देखो गुजरात की स्थापना की गई 1960 में, दिए गए ऑप्शन में सबसे पुराना यही है। झारखंड की स्थापना 2000 के वर्ष में की गई। सिक्किम की स्थापना 1974 के करीब की गई एक्ट के माध्यम से। तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया गया, ये आपका सबसे नवीनतम हो गया। भारत का 29वां राज्य था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को हटाया गया तो अब फिर से साथियों भारत में राज्यों की संख्या 28 ही बढ़ गई। क्लियर है? ये याद रखना, तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को होता है, ये आप सभी को याद रखना चाहिए। क्लियर है?
जल्दी से बताइए फटाफट। बताइए इनमें से अमूल जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। वैसे अमूल एक दूध का प्रोडक्ट है, आप जानते हैं। हमारे भारत में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना की अगर आपसे बात करें, पूछे बताइए स्थापना जो है वो कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1965 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया, तो अध्यक्ष के पद पर साथियों वर्गीज कुरियन को बनाया गया था। वर्गीज कुरियन जो हमारे भारत में आगे चलकर दुग्ध क्रांति को शुरू करते हैं। 1970 में दुग्ध क्रांति शुरू हुई और के जनक जो हैं वो आप सभी लोगों को याद रखना है कौन है, तो वर्गीज कुरियन आप सभी को मिल जाएंगे। तो दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जो है वो आप सभी को मिल जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे और इन्हीं को हम सभी लोग मानते हैं साथियों, ध्यान रखना, दुग्ध क्रांति से जुड़ा हुआ। चटगांव का जो षड्यंत्र है उसका नेतृत्व किसने किया था। चटगांव जो है उस समय साथियों बंगाल प्रांत में पड़ता था। यह घटना है साथियों 1930 की। कब की है? 1930 की। बताइए किसने की थी इस घटना को, एक तरीके से मतलब किसने साथियों इस घटना को अंजाम दिया था। जल्दी से बताइए फटाफट, बातें मत करिए, फटाक से सभी लोग बताइए और क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा। गदर मचा दीजिए, एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, जी जान लगाना है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। पेपर में जब भी कोई सवाल आता है तो वो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षा लेता है। यदि आप उसमें सफल हुए तो बेहतर, नहीं सफल हुए तो कोई दूसरा आपके हिस्से की साथियों नौकरी ले जाता है। तो कोशिश यही करिए कि आप अपने हिस्से की नौकरी खुद लीजिए। किसी को बिल्कुल शराब बिना खाए क्लास में आ गए नहीं, नहीं बेटा। हाँ, इतना ध्यान रखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कैसे हो जाएगा, आप खुद ही बताइए। खुदीराम बोस को तो साथियों ध्यान रखना सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। सबसे कम उम्र में 1908 में उम्र में फांसी दे दी गई थी, सभी को याद होगा, बम फेंकने के चक्कर में। मास्टर सूर्य सेन जो है ये 1930 में बंगाल में साथियों अंग्रेजों के 2 शस्त्रागारों को लूट लेते हैं। एक नहीं, 2 शस्त्रागारों को लूट लिया। मास्टर सूर्य सेन हमारे देश के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दी गई थी। जब ये गिरफ्तार नहीं हो रहे थे साथियों, ध्यान रखना, अंडरग्राउंड हो गए थे, तो इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करने के लिए इनके पूरे गांव को आग लगा दी। लगभग 150 से ज्यादा लोग मर गए। ऐसी मरती हालत में पूरे गांव को देखा तो इनका दिल दुखी हो गया। इन्होंने कहा मैं अकेले मर जाऊंगा, इसलिए पूरे गांव को बचाना है। तो अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में 1934 में इन्होंने खुद को साथियों ध्यान रखना देखा फांसी के तख्ते पर, आप सभी लोग जानते हैं, लटका दिए गए। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर है। साथियों हमारे यहाँ आरबीआई जो है इसकी 1926 में एक हिल्टन यंग आयोग बनाया गया था। हिल्टन साथियों ध्यान रखना, हिल्टन यंग आयोग, याद रखना हिल्टन यंग आयोग। जब आप पढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। हिल्टन यंग आयोग 1926 वाला हिल्टन यंग आयोग जो है ये आप सभी लोग नोट करिएगा, 1926 वाला है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? हिल्टन यंग आयोग जो है ये 1926 वाला है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए इसका मुख्यालय कहां पर है, तो हिल्टन यंग आयोग जो 1926 में बना है साथियों, इसने आरबीआई एक्ट पारित कराया। आरबीआई एक्ट जो है ये 1934 में आया था सामने, आप सभी लोगों को याद होगा। और इसी एक्ट 1934 के सभी लोग जानते हैं प्रावधान के स्वरूप 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई थी। तो स्थापना 1935, ये आप सभी को याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर अगर आपसे कोई पूछे तो पहला तो साथियों कलकत्ता बनाया गया था, पहला कलकत्ता में बनाया गया था, कलकत्ता में। और ये बनाया गया था 1900 साथियों ध्यान रखना 35 से 1937 तक। और 1937 में हेडक्वार्टर बदलकर मुंबई कर दिया गया था। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर बदलकर 1937 में मुंबई किया गया, ये आप सभी को याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार, जल्दी से, है ना। कह रहा है बताइए मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन किया जाता है, मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है, कहां पर। जिला न्यायालय द्वारा सीधे, उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे।
हम सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत यदि कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में बिना देरी किए हुए 5 रिटें जारी कर देता है। तो ये 5 रिटें आपको याद रखनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी एक्टिविटी दिखाता है, 5 रिटें जो है वो जारी कर देता है। क्लियर है? तो ये आप सभी लोगों को याद कर लेना है। अगला सवाल देखिए, है ना, बताइए भारतीय संविधान में साथियों ध्यान रखना एक तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन किए जा सकते हैं किसके द्वारा? साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट क्या संशोधन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, इसका काम होता है संविधान की व्याख्या करना। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है, ये तो कहीं सही नहीं होगा। साथियों राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति संरक्षण करता है संविधान का, और आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान की राष्ट्रपति रक्षा, प्रतिरक्षण, संरक्षण इनकी शपथ जो है वो लेता है। भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 368 का प्रयोग करके जो संसद होती है वो इसका साथियों संशोधन प्रस्ताव पारित कर देती है। अगला सवाल देखिए, शिवाजी इनमें से किस मुगल बादशाह जो था उसके विरुद्ध साथियों लड़े थे? शिवाजी जो है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 1642 में इन्होंने साथियों अपनी जीवन की पहली विजय जो है वो साथियों की थी, और वो था साथियों तोरण का किला। इसके बाद इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो सभी लोग जानते हैं 1630 के करीब इनका साथियों ध्यान रखना जन्म हुआ था, और इनके जन्म के बारे में ये आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। शिवाजी का जन्म जो है 1630 के करीब हुआ था, रायगढ़ जिसको शिवनेरी का क्षेत्र कहते हैं, आप सभी लोग याद रखना शिवनेरी का दुर्ग था जहां पर महाराष्ट्र में इनका साथियों जन्म हुआ था। आगे जब आप चलेंगे तो साथियों ध्यान रखना 1657 के करीब इनका मुगलों से टकराव शुरू हो गया। मुगलों से टकराव इनकी पहली विजय जो है वो तोरण का किला था, जो मैंने आपको बताया था तोरण का किला। साथियों ध्यान रखना तो मुगलों से इनका टकराव जो है 1657 में। तो पूछे किसके विरुद्ध? तो औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। 1659 में साथियों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इनका जो एक तरीके से अफजल खान था उससे मुकाबला होता है, उसकी इन्होंने हत्या जो है वो साथियों कर दी थी। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी 1627 में हुआ था इनका जन्म। ये मैंने भी आपको बताया और बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा, इनके जन्म को लेकर बहुत विवाद है। 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी, इसको लेकर कोई विवाद नहीं। साथियों 1674 में इन्होंने साथियों अपना तिलक करवाया, राज तिलक जिसको कहते हैं, कोई विवाद नहीं। साथियों 1659 में अफजल को मारा, कोई विवाद नहीं। ध्यान रखना अफजल जो है उसकी हत्या की इन्होंने, बीजापुर का सेनापति, कोई दिक्कत नहीं। 1664 में सूरत का बंदरगाह लूटा, कोई दिक्कत नहीं। 1665 में पुरंदर की संधि करी, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना पुरंदर की संधि। 1666 में ये आगरा गए, कोई दिक्कत नहीं, जहां इन्हें कैद कर लिया गया, और फिर आकर के पुनः इन्होंने 1670 में सूरत को लूटा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना सूरत पुनः लूट, आप सभी लोग ध्यान रखना पुनः लूट। 1674 में राजतिलक कराया गीगा भट्ट से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत एक ही में आती इनके जन्म को लेकर, हमेशा से साथियों ध्यान रखना। इनको आप सभी लोग पढ़ेंगे तो इनके जन्म में विवाद है, आप सभी लोग भी इसे याद रखना। 1630 से 1680 50 साल बताया जाता है इनका जीवन काल रहा था। बाकी आप नोट कर लीजिएगा, मैंने जितनी घटनाएं लिखी हैं इन सभी को आप याद कर सकते हैं। बताइए स्थायी बंदोबस्त जो है इसका संबंध किससे था? 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो है ये हमारे भारत के बंगाल क्षेत्र में लाया गया था, बिहार क्षेत्र में लाया गया था, और इसके साथ उड़ीसा क्षेत्र में लाया गया था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त का प्रावधान भारत में पहली बार अंग्रेजों ने साथियों किया था। क्लियर है? जल्दी से बताइए वो कौन सा अंग्रेज था जिसने इसका प्रावधान जो है वो साथियों कर दिया था? मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग इसका उत्तर जो है वो फटाफट जल्दी से दे डालेंगे, है ना। जल्दी से साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोग इसका उत्तर जो है वो साथियों दे डालेंगे। अच्छा, एक बात आप सभी लोगों को बतानी थी कि जो विद्यार्थी हमारे शंखनाद बैच से अभी तक ना जुड़े हों, फटाफट से इससे साथियों जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये संपूर्ण थ्योरी का बैच है और आप सभी लोगों के एग्जाम में इसका आपको बेहतर से बेहतर जिसको कहते हैं ना फायदा देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये करिए कि जब आपको साथियों कोई चीज बताई जाए तो उसका आप फायदा लीजिए, और ऐसा फायदा कि आपके पेपर में साथियों नंबर बढ़ा दे, है ना। क्या बढ़ा दे गुरुजी? नंबर बढ़ा दे, नंबर। बस आपको चाहिए क्या सर? पेपर में नंबर। और पेपर में नंबर बढ़ाने के लिए आप सभी लोग साथियों हमारी इन किताबों को भी ले सकते हैं।
जो आपके यूपी साथियों ध्यान रखना पुलिस के एग्जाम को बहुत शानदार कर देंगी। शानदार सी किताबें हैं चारों साथियों ध्यान रखना किताबें, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी के पूरे सेट पेपर टाइप में साथियों दिए गए हैं। तो ये आपके पास एक बेहतर मौका है अपने सिलेक्शन को क्या करने के लिए साथियों, सुनिश्चित करने के लिए। और यदि आप अभी से लग जाते हैं, तो आने वाले पेपर में आप देखेंगे आपको कितने बढ़िया शानदार से नंबर मिलने वाले हैं। ये साथियों जो हमारा संकनाद बैच है, ये संपूर्ण थ्योरी बैच है। इस बैच में आपको साथियों 800 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज की इसकी ऑफर की जो डेट है वो एक्सटेंड इससे संबंधित है। तो स्थायी बंदोबस्त का प्रावधान जो है वो हमारे देश में साथियों ध्यान रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1700 साथियों ध्यान रखना 93 में लाया गया था, यानी आपका उत्तर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत का इनमें से वायसराय जो है वो साथियों कौन हुआ करता था। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड बेवेल था। जरा देखिए फटाफट से, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय जो है 1947 में साथियों आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन था। ये 1947 में आया ही था और 1948 तक रहा था। भारत को स्वतंत्रता जो है वो 15 अगस्त को मिली है, आप सभी ने पढ़ा होगा 1947 के वर्ष में जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो लॉर्ड साथियों आप सभी के सामने माउंटबेटन का चैप्टर चल रहा था। लॉर्ड रिपन जो है ये 1943 में आप सभी लोगों को मिलेगा और 1947 तक रहा। लॉर्ड कर्जन जो है ये 1899 के करीब आया और 1905 में रहा था। लॉर्ड बेवेल जो है ये साथियों बैल था, माफी चाहूंगा, बेवेल का चैप्टर जो है ये आप सभी लोग पढ़ते हैं 1943 से साथियों 47 के बीच में रहा था। आप सभी लोग जानते हैं बैल है ना, थोड़ा सा ये याद रखना, इसको टेढ़ा मेढ़ा याद करते हैं। लॉर्ड रिपन 1926 से लेकर 1931 के समय गांधी इरविन के समझौते के समय क्या बात है सर, लॉर्ड रिपन का चैप्टर 1880 से 1884 के बीच में आपको मिलेगा। इरविन का समझौता जो है वो गांधी जी के साथ हुआ था और इरविन का समझौता 1926 से सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इरविन के चैप्टर के बीच में 1931 में मिलता है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, ये अंग्रेज भी बड़े भाई साहब खतरनाक लोग हैं, बताइए इनमें से सतपुड़ा पर्वत जो है वो कहां पर, सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से कहां पर मिलती है। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से कहां पर मिलती है, जल्दी से बताइए फटाफट से। अगला सवाल है बहुत अच्छा सा है, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से फटाफट से, नेटवर्क तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। हिंट दे सकता हूं, थोड़ी सी हिंट ये दे सकता हूं, मध्य प्रदेश के पास मिलते हैं। मध्य प्रदेश जो है उसके पास साथियों ध्यान रखना मिलते हैं, मध्य प्रदेश के पास। गुरुजी मध्य प्रदेश के पास क्या नासिक है, गुरुजी काट दीजिए, नागपुर काट दीजिए, वडोदरा गुजरात में पड़ता है। अमरकंटक की पहाड़ी आप सभी लोगों को याद हो जाएंगी, मध्य प्रदेश के पास इनकी मुलाकात हो जाती है। क्लियर है, मध्य प्रदेश के पास थोड़ी सी साथियों हिंट मिल जाए तो आप सभी लोग एकदम कर ही लेंगे, है ना। चले आगे, बताइए इनमें से कौन सी साथियों एक महामारी के रूप में नहीं जानी जाती या महामारी नहीं है। प्लेग आप जानते हैं चूहों से फैलने वाली एक महामारी थी, है ना, जिससे हमारे भारत में अंग्रेजों के समय लाखों लोग जो हैं वो मारे गए थे। हैजा जो है आप सभी लोग जानते हैं एक इन्फेक्शन होता है जिससे मनुष्य जो है वो दूषित जल इत्यादि जब पीता है तो उससे हो जाता है, दूषित जल या भोजन करने से, यानी ये भी एक महामारी है। बर्ड फ्लू साथियों जानते हैं, इसको भी एक महामारी कहते हैं। लेकिन एनीमिया नामक बीमारी जो है ये विटामिन B12 की कमी से हो जाती है साथियों, जिसको हम सभी लोग कोबालामाइन साइंस में कहते हैं, या नहीं, वैज्ञानिक नाम इसका कोबालामाइन है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपसे कोई पूछे एनीमिया रोग किसमें हो जाता है तो महिलाओं में साथियों ध्यान रखना, ये एनीमिया रोग जो है वो आपको देखने को मिलेगा, फटाफट से लगा लीजिएगा। महिलाओं में एनीमिया रोग जो है वो साथियों ध्यान रखना हो जाता है। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसे लगा सकते हैं। बताइए मनुष्य में कितने रक्त समूह जो है वो साथियों एक तरीके से होते हैं। मानव में कितने रक्त समूह जो है वो साथियों पाए जाते हैं, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। साथियों इनकी अगर खोज के बारे में पूछे बताइए किसने की थी, तो कॉल लैंड स्टीनर का नाम सुना होगा, गुरुजी याद है, कॉल लैंड स्टीनर जो है इनका नाम पढ़ा हुआ है। कॉल लैंड स्टीनर जो है इन्होंने साथियों रक्त समूह जो है उसके बारे में जानकारी दी थी।
मानव शरीर में अगर रक्त समूह की बात करें तो आपने ए पढ़ा होगा, बी पढ़ा होगा, ओ पढ़ा होगा और ए बी पढ़ा होगा। साथियों चारों रक्त समूह जो है वो मानव शरीर में आपको मिल जाते हैं। जो ओ होता है इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो साथियों ध्यान रखना सर्वदाता होता है, यानी सभी को दे सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता। और ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, ध्यान रखना सर्वग्राही। जो ए होता है इसमें ए ही एंटीजन, बी में बी ही एंटीजन। साथियों आप सभी लोगों को याद हो जाएगा, फटाफट से आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। मानव में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी लोगों को एक चीज यहां नोट डालकर लिखनी होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा रक्त होता है इसको फिल्टर कौन करता है, याद रखना साथियों फिल्टर कौन करता है, यानी साफ या शुद्ध कौन करता है। बताइए मानव शरीर का कौन सा हिस्सा जो है वो रक्त को फिल्टर करता है, बताइए जल्दी से। कौन करता है गुरुजी? तो किडनी। समझ में आया? वक्र, वाह जी वाह। यकृत, कुछ लोग तो लीवर लगा दिए। अरे यकृत का काम थोड़े ना है, किडनी होती है, बिल्कुल सही है। हैं गुरुजी फेफड़ा करता है, तो ऑक्सीजन कौन लेगा? फेफड़ों से रक्त साफ करवा दोगे? अरे गुरुजी ऑक्सीजन लेता है। गुरुजी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल साथियों ध्यान रखना सही हो जाएगा, किडनी का काम होता है। अगला सवाल देखें, वाह जी वाह। टेलीफोन का आविष्कार बता दीजिए किसने किया था? बहुत ही शानदार है। हाँ जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए। इनमें से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सर एडिशन ने किया था। बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था। एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, चुंबकीय प्रेरण के नियम आपने पढ़े होंगे। प्रेरण के नियम है फैराडे के, ये आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। ग्राहम बेल जो है आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए हमारे मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार, मोबाइल फोन जो है इसका आविष्कार किसने किया था? जरा बताइए सभी लोग। तो गुरुजी इसका आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर एक कूपर हैं, अमेरिकी के रहने वाले हैं। उन्होंने इसका आविष्कार जो है साथियों वो किया था। तो मार्टिन कूपर को आप सभी लोग लगा लेंगे साथियों, इन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। क्लियर है? एडिशन ने साथियों बल्ब का आविष्कार किया था। एक सवाल आप सभी लोगों को हम होमवर्क में देकर जाते हैं और इसका उत्तर क्लास खत्म होने के बाद आप हमें देंगे। क्वेश्चन है, बताइए बच्चे का लिंग निर्धारण जो है वो किससे होता है? पिता से होता है, माता से होता है, या ए और बी दोनों से होता है, अथवा माता और पिता से होता है? अब ये आप सभी लोग साथियों वही XY वाला जो वंश था जैसे बताया था वैसे करके दिखाइएगा। अगली क्लास में इसका साथियों हम लोग करेंगे प्रॉपर डिस्कशन। कोई डाउट हो बिना झिझक पूछ लीजिएगा। बाकी आप सभी को मैंने अभी बताया, जो बच्चे सिलेक्शन लेना